गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में बताया था। आज उसका मैं एक उदाहरण लेकर और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो एक प्रश्न है 10 जिसमें हमने एक तुला लिया है। एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। ठीक है, कितना द्रव्यमान नोट कर रहे हैं? 42 किसी तुला पर। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर तुला जो वेटिंग मशीन है, ठीक है, वेटिंग मशीन जिसके आप ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो वेट नाप के दे देता है, ध्यान रखना। यहाँ बोला गया है द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान नाप के दे रहा है, ना कि आपका वजन। ठीक है, अगर वेटिंग मशीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर वाली दिशा में, ठीक है, उस दिशा में गति नहीं कर रही है, तो वो जो भी वज़न यानी भार नाप के देगी वो एक्चुअल में आपका द्रव्यमान ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो गतिमान है ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर नीचे डायरेक्शन में गतिमान है, आप भी गतिमान, जैसे लिफ्ट के अंदर मशीन रख दी और उसके ऊपर आप खड़े हो और लिफ्ट गतिमान हो जाए, तो जो वो रीडिंग नाप के देगी वो ज़रूरी नहीं आपका द्रव्यमान ही हो, वो रीडिंग बदल देगी। ठीक है, तो पहले इसी को पढ़ते हैं। जब हम तौलने की मशीन का प्रयोग करते हैं तो वह वास्तव में हमारा भार बताती है, ना कि हमारा द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है, अब वो बात अलग है, वो भार द्रव्यमान के ही बराबर हो जाएगा अगर वो गति नहीं कर रही हो ऊपर नीचे। इस भार को ही हम द्रव्यमान स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में हमारे ऊपर वायु का उत्क्षेप उत्प्लावन बल भी काम करता है और आभासी भार वास्तविक भार तथा वस्तु का कार्यरत उत्प्लावन बल के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, अतः मशीन द्वारा बताया गया भार वास्तविक भार से कुछ कम ही होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में हमारा वास्तविक भार मशीन द्वारा ज्ञात भार में उत्प्लावन बल को जोड़ने पर प्राप्त होगा, अतः हमारा द्रव्यमान 42 kg से अधिक होगा। ठीक, तो मशीन ने जो द्रव्यमान नाप के दिया, बल्कि द्रव्यमान नहीं कहो, जो वजन नाप के दिया, भार नाप के दिया, वो भार, उसी भार को हम द्रव्यमान मान लेते हैं। और अगर हम उसको द्रव्यमान मान लें यानी 42 kg जो द्रव्यमान माना, एक्चुअल में हमारा द्रव्यमान उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। रुई का बोरा है और एक लोहे की छड़, एक बोरा है जिसमें रुई भरी है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। दोनों के दोनों कितने? 100 किलोग्राम के हैं। ठीक, वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान क्या है? 100 किलोग्राम है, लेकिन हकीकत में क्या वो एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? ठीक है, यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का आभासी भार, आभासी भार क्या होता है? वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। जो वास्तविक भार क्या है, जो भी हमें उसका आभासी भार पता चल रहा है उसमें उत्प्लावन जोड़ देते हैं, तो वास्तविक भार में उत्प्लावन घटाते हैं, हमें आभासी भार मिल जाएगा। तो वास्तविक भार क्या है? आभासी भार प्लस उत्प्लावन बल, ये इसका वास्तविक भार है। जो भी हमें आभासी भार मिल रहा है उसमें उत्प्लावन बल और जोड़ दो। ठीक, पुनः अब इसको ज़रा समझना। किसी वस्तु का उत्प्लावन बल उसके आयतन पर निर्भर करता है। अधिक आयतन वाली वस्तु कम आयतन वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक उत्प्लावन बल आरोपित करती है। यहाँ रुई का आयतन ज़्यादा होगा, यहाँ रुई के बोरे का आयतन लोहे की छड़ की अपेक्षा कई गुना अधिक है, अतः रुई द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल जो कि बड़ा होगा ग्रेटर देन लोहे की छड़ द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल। ठीक है, तो रुई द्वारा उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, इसलिए वास्तव में रुई का बोरा लोहे की छड़ से अधिक भारी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, रुई का बोरा लोहे की छड़ से अधिक भारी होगा। आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? जो भी कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसका घनत्व निकाल लो और उसको पानी के घनत्व से भाग कर दो बस।
ठीक है। पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसे पानी के घनत्व से भाग कर दिया, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका अपेक्षित घनत्व होगा। चूँकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, घनत्व बटे घनत्व, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है, यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम पर घन मीटर अथवा 19,300 केजी मीटर -3 है, जबकि पानी का घनत्व 1000 केजी मीटर -3 है। किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए उसका घनत्व भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो कोई कितना पदार्थ कितना शुद्ध है तो उसके लिए उसका घनत्व भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, घनत्व ही ज्ञात करते ही नहीं बल्कि घनत्व भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, शुद्धता को नापने के लिए। एक उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण में हमने ये देखिए यहाँ पे चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। इसका मतलब क्या है, चांदी का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, जो मान निकल के आया वो 10.8 है, 10.8। पानी का घनत्व 10⁻³ केजी मीटर क्यूब, तो उसका घनत्व पूछा होगा। ऐसा ही मात्रा में चांदी का घनत्व क्या है, तो फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, दोनों वैल्यू रख दो तो चांदी का घनत्व निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू दी है वो पहले हमने लिख दिया, अपेक्षित घनत्व लिख दिया और पानी का घनत्व लिख दिया। फॉर्मूला आपका यह है, चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब ये दोनों वैल्यू हमें दी हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दो तो चांदी का घनत्व मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो चांदी का घनत्व क्या है, चांदी का अपेक्षित घनत्व गुणा पानी का घनत्व, दोनों की वैल्यू रख दी और सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करते ही हमें इसका आंसर मिल गया 10.8 × 10⁻³ केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या है वो ये आ गया वैल्यू। ठीक है, इतना होगा। इसमें आज इस क्लास में इतने रखेंगे, बाकी हम कल पढ़ाएंगे।